हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल राजू कंटेंट क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 जो था आपका आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हमने बेसिक चीज बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो को देख लीजिए। पहले ये देखिए, ये पार्ट 2 है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम सन 1857 की क्रांति भी बताएंगे। देखिए क्या क्या बताएंगे, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, सन 1857 की क्रांति, ये सारा हम बेसिस से करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो ये इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेज का भारत पर वास्तविक क्या हुआ था, राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि में। आगे देखिए क्या है, बंगाल में दैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। देखिए, पहले मैंने आपको बता चुके हैं कि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध होता है और उसमें क्लाइव क्या होता है कि जीत जाता है, क्लाइव वो विजय रहता है। उसके बाद क्या होता है कि भारत में अंग्रेज राज का वास्तविक मतलब स्थापना होता है उस समय से लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। इसका वीडियो मैंने बना चुका हूं, वही पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अब देखिए, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि जो बंगाल में दैध शासन लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने, उसको क्या किया 1772 में इसने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। आगे देखिए क्या है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। अब नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम न्यायिक सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था भारत में कि कोई भी मतलब जैसे जब यहाँ पर सिराजुद्दौला मारा गया था पलासी का युद्ध में, तब से लॉर्ड क्लाइव फिर वारेन हेस्टिंग्स आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के समय उसने क्या किया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापना करता है और उस समय जब यहाँ स्थापना होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो जो भी भारत में मतलब कुछ भी होता था वो क्या करता था कि या सुप्रीम कोर्ट में आके कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में अपना दुख बतियाता था। उसके बाद फिर क्या होता था कि उसको न्याय मिलता था इसमें। तो ये अब समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए क्या है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर को क्या माना जाता है? आईसीएस अधिकारी का जन्मदाता माना जाता है। आगे देखिए क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था 1935 में। ठीक है, अब यहाँ पर मेन पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, देश इधर है, वर्ष इधर है, गवर्नर जनरल या वायसराय। तो देश नेपाल वर्ष 1816 में, और गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब आगे देखिए, देश सिंध 1843 में लॉर्ड एलनबोरो। भूटान का 1865 लॉर्ड लॉरेंस। फिर बर्मा वर्तमान म्यांमार बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन था इसका गवर्नर जनरल। ठीक है, ब्रिटिश कालीन में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार हो चुका था, तो ये बताया गया है। आगे देखिए क्या है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत से अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। भारत में
साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद का 1798 ईस्वी का निजाम था, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। देखिए क्या हुआ था कि मतलब सहायक संधि स्वीकार कर लेता था। देखिए भारत में जब ये ब्रिटिश क्या किया था क्लाइव के बाद, ठीक है, पहले तो नवाब सब थे, उसके बाद क्या किया ये अपना शासन बैठा लिया था यहाँ पर भारत में। उसके बाद क्या किया, जितना भी धन रहता था अंग्रेज निर्दोष को भी काट के उसका लूटपाट करता था अंग्रेज। तो और जो क्या बोलता है अपना राजपाट मतलब ऐसे ही दे देते थे, उनको नहीं मारते थे अंग्रेज, अगर ऐसे ही देते थे तो उनको अंग्रेज छोड़ देते थे। तो यही सहायक संधि थी और इसने क्या किया था कि जो हैदराबाद का निजाम था 1798 ईस्वी में क्या किया कि सहायक संधि किया था। अब वायगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति किसने लागू की थी, किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। जो भी मतलब नीति अपनाई गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अपनाई गई थी, क्योंकि व्यापकगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति दूसरा का राज हड़प लेता था। कौन हड़प लेता था दूसरा का राज? तो ये हड़प लेता था लॉर्ड डलहौजी। अब नोट करने वाली बात है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्या है नोट करने वाली बात कि राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। मतलब देखिए इसमें क्या था कि जो भी राजा या फिर रानियां थी अगर उनका संतान नहीं होता था तो ये क्या करते थे कि उनका राज हड़प लेते थे, वो गोद नहीं ले सकते थे। मतलब पहले क्या होता था कि वो गोद ले सकते थे, किसी का भी बच्चा को गोद लेके क्या करते थे राजपाट का राजा बना देते थे, पर ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति में आपको बताऊंगा ये झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, आगे हम बताएंगे 1857 की क्रांति में ये कौन किया था लागू? राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी की आयोग वर्ष गवर्नर जनरल सचिसन आयोग 1886, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, इस्लिंगटन आयोग 1912 और गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है, ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग था। अब व्यापकगत सिद्धांतों के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए राज्य, इधर राज्य है इधर वर्ष है। तो देखिए क्या है, पहला सतारा 1848 में, जैनपुर 1839 में, संभलपुर 1839 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, उसके बाद झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य, ठीक है, ये व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए राज्य ये सब थे, इसमें झांसी भी शामिल थी। अब देखिए क्या है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो ये आउटरमन ने रिपोर्ट किया था। फिर चतुराईपूर्ण निष्कर्ता की नीति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस के संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। देखिए क्या हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार होता था, जो पहले के लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ लोग लंदन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना किए थे और भारत में भी क्या किए कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने आए थे। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया, उसको देख लीजिएगा जरूर तो आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने कि मतलब बहुत ये चालाक नीति अपनाए अंग्रेज। उसके बाद क्या किए, जितना भी ये मतलब जितना भी था क्या किए कि जो अंग्रेज थे इसका 1876 नहीं, ये राज हड़प नीति यहाँ पर है, ठीक है, नोट राज यहाँ पर है कि किस गवर्नर जनरल के कालकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया, लॉर्ड कैनिंग। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके जैसे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जैसे वहां राजपाट चलता था वहां से नियंत्रण कर दिया, भारत में भी स्थापित कर दिया और यहाँ पर क्या होने लगा कि उसी का शासन होने लगा। फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ से व्यापार खत्म।
ठीक है। अब देखिए, और यहाँ का एक बात था कि भारत में जो वस्त्र बनाया जाता था, जब ब्रिटेन ले जाया जाता था तो वहां बहुत महंगे दामों में बेचा करते थे, और वहां का जो कपड़ा था भारत में बहुत कम दामों में बिकता था। इसलिए वहाँ या ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटेन के व्यापारी, इंग्लैंड के व्यापारी यहाँ आए थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता, ठीक है, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई। नोट करने वाली बात है, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कि क्या? केसर हिंद, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है आपका, आगे क्या है कि लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो ये स्ट्रेची आयोग, 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग, भारत में प्रथम अकाल आयोग पड़ गया था। इसके लिए क्या किया था? ये कौन था? तो ये क्या किया था? लॉर्ड लिप्टन ने एक कार्यकाल का गठन किया था। ठीक है, गठन किया था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब नोट करने वाली बात है, ये नोट कर लीजिएगा, जितना भी नोट वाला बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करने वाली बात है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, डलहौजी कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1848 से 1856, 1848 से 1856 तक डलहौजी क्या था? ये क्या था कि गवर्नर था। ठीक, आगे देखिए क्या है इधर। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश शासन का क्या है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे पड़ा? देखिए, समझते हैं इसको भी। क्या हुआ था? धन निष्कर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आगे देखिए, पावर्टी एंड द अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। क्लियर? अब देखिए क्या है, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये लॉर्ड मार्क्स ने दिया। देखिए, दादा भाई नौरोजी के ही कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस को बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रखा गया था। आगे जो आपका पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, उसको आप समझिएगा। देखिए क्या है आगे, देखिए, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, कार्ल मार्क्स ने दिया। अब क्या है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त लिखे थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, वर्ष 1907 में TISCO की स्थापना किसके द्वारा की गई? JN टाटा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑन इंडिया स्पर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी के द्वारा की गई। आगे देखिए क्या है, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये कावसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ स्थापित हुआ? तो ये भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो ये वर्ष 1833 में भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित हुआ था।
ठीक है। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ स्थापित हुआ, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब नोट करने वाली बात है, प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पवनी कक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। ठीक है। प्रमुख कृषि पद्धतियां, देखिए प्रथम आता है, उसके बाद विशेषता इधर है। तो 3 कठिया पद्धति, दंदनी प्रथा, 3 कठिया प्रथा, इस 3 कठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिक के अनुबंध पर अपनी भूमि के 20 में 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। देखिए 3 कठिया पद्धति में क्या हुआ था, 3 कठिया प्रथा में, कि ये 3 कठिया एक ऐसा चीज था कि अंग्रेज क्या करते थे कि नील का खेती करवाते थे। नील का खेती से क्या होता था कि जो जमीन था वो बंजर हो जाता था। तो इसके लिए क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को क्या किए थे कि महात्मा गांधी को एक बिहार के एक आदमी थे जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल था। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए और बिहार में उनका समस्या सब किसानों को देखी। क्या कि अंग्रेज जो था वो क्या करवाते थे कि ये जमीन जो था ये बंजर हो जाता था, नील का खेती करवाते थे बिहार में। ठीक है। बिहार हो गया आपका, तो इसमें क्या कराते थे, नील का खेती। उस आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। पार्ट 3 में वो वीडियो को जरूर देखिएगा, जल्द ही आएगा वो। तो क्या होता था कि ये जो नील की खेती होती थी अंग्रेज जब करवाता था 20 में 3 भाग, देखिए क्या होता था, ये जो 20 है ना, 20 में 3 भाग पर क्या करवाते थे कि नील की खेती करवाते थे, 20 के 3 भाग पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 3 में 20, 20 में 3। ठीक है। अब क्या होता था, महात्मा गांधी ने क्या किए कि महात्मा गांधी को जो बिहार के एक आदमी थे राजकुमार शुक्ल ने क्या किए कि महात्मा गांधी को बुलाते हैं। कब बुलाए, ये बुलाए थे 3 कठिया प्रथा के समय, क्योंकि बिहार में उस समय 3 कठिया प्रथा हुआ था। और उस समय क्या होता था, नील का खेती करवाता था अंग्रेज। और अंग्रेज क्या करते थे, नील का जब खेती करवाते थे तो किसानों का जो जमीन रहता था वो बंजर हो जाता था। इस समस्या के लिए राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार आए थे। ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह जब किए थे तो किसके कहने पर बिहार आए थे, तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। ठीक है। इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। आगे देखिए क्या है, अब है दंदनी प्रथा, दनी प्रथा। ठीक है। दनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करके के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है। क्या करते थे कि इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है। पेशगी के रूप में क्या देते थे, धन देते थे। अब यहाँ पर मेन चीज है, इसको देख लीजिएगा। ब्रिटिश काल भू राजस्व, ब्रिटिश काल में भू राजस्व में 3, ठीक है, 3 चीज आया था। पहला आया अस्थाई बंदोबस्ती, जमींदारी बंदोबस्ती, फिर रैयतवाड़ी और फिर महालवाड़ी। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती क्या है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ था, अस्थाई बंदोबस्ती, जमींदारी बंदोबस्ती, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये चला। उत्तर प्रदेश, बनारस, वर्तमान इलाहाबाद, उत्तरी कर्नाटक, फिर समस्त ब्रिटिश भारत का 90% था। यहां तक हम छोड़ते हैं, समस्त ब्रिटिश का 90% था, समस्त का 90%। देखिए 90% नहीं था, ये कितना था, 19% था। ठीक है। आगे देखिए रैतवाड़ी सिस्टम में क्या था, टॉमस मुनरो उस समय बंगाल का मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था, टॉमस मुनरो 1820 में टॉमस मुनरो 1820 में क्या किया, टॉमस मुनरो ने क्या किया था कि ये उड़ीसा, बंबई, मद्रास, असम, फिर समस्त ब्रिटिश भारत का 51%। ठीक है। रैतवाड़ी सिस्टम में 51% था रैतवाड़ी सिस्टम में। फिर महालवाड़ी सिस्टम जब आया तो पहले यहां तक मैं आपको बता दिया। फिर होल्टन मैकेजी
होल्टन मैकेजी 1822 में, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब और समस्त ब्रिटिश भारत का 30%, ठीक है, 30%। तो इसमें 30% हुआ। अब आगे देखिए क्या है आपका, आगे क्या है कि ब्रिटिश सरकार, देखिए यहाँ पर क्या है, अब है भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को। अस्थाई बंदोबस्ती, जमींदारी बंदोबस्ती में क्या किया कि भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को। और उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कि समस्त ब्रिटिश भारत, रेतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान। रेतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि जो भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था। फिर महलवाड़ी सिस्टम में क्या किया, भूमि पर गांव का अधिकार, भूमि पर गांव का अधिकार होता था। अब देखिए ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जमींदारी जमींदार की, ठीक है। अब क्या है, कर की दर 33% माइनस 55%। अब ब्रिटिश सरकार की राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों की मुखिया की, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने का जिम्मेदारी किसान की। अस्थाई बंदोबस्ती में जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी थी वो जमींदार को थी, रेतवाड़ी में किसान को थी, और महलवाड़ी को गांवों की थी, ठीक है, गांवों के किसान को थी या गांवों की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये प्रभाव पड़ा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो स्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई, तो ये रेतवाड़ी में लागू की गई। फिर अस्थाई बंदोबस्ती क्या है, अस्थाई बंदोबस्ती को सिद्धांत किसके संबंधित है, तो भू राजस्व के निर्धारण से। अब नोट करने वाली बात है, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण महाराष्ट्र से सन 1853 में बॉम्बे से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। देखिए क्या हुआ था कि डलहौजी प्रथम रेल जनक, भारत में प्रथम रेल जनक किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के प्रयत्नों से क्या हुआ था कि महाराष्ट्र से रेल चलाया गया। ये रेल बना देते हैं, रेल चलाया गया कहां तक, महाराष्ट्र से क्या किया, रेल चलाया गया सन 1853 में। सन 1853 में बम्बई, वर्तमान मुंबई, बम्बई थाने प्रथम रेल चलाई गई थी ट्रेन, किसके प्रयत्नों से, तो लॉर्ड डलहौजी के प्रयत्नों से चलाई गई थी। आगे देखिए क्या है, नोट करने वाली बात है, नोट कर लोगे। नोट है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था, ठीक है। 1857, अब यहाँ पर देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय व्यवस्था पर प्रभाव यहाँ से लेकर यहाँ तक था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सन 1857 की क्रांति। इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं सन 1857 की क्रांति से। देखिए क्या है, सन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, तो ये मेरठ से 10 मई 1857 को पारित हुई थी। 10 मई 1857 को। देखिए क्या हुआ था कि 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने क्या किया कि 10 मई 1857 को मेरठ में, ठीक है, मेरठ में क्या किया कि इनको क्या होता था उस समय 1857 की क्रांति में, जो गाय और सुअर, इस समय क्या हुआ था कि एक नया तरह का क्या हुआ था, एक नया टाइप का आया था, क्या आया था, एनफील्ड राइफल आया, जिसमें चर्बी में कारतूस भरे होते थे, गाय और सुअर और अन्य जानवर के चर्बी भरे होते थे, गाय और सुअर के चर्बी भरे होते थे। और देखिए राइफल, जो एनफील्ड राइफल नया तरह का जो मशीन आया था, पहले का जो बात बताता हूं उसके बाद सन 1857 की क्रांति बताऊंगा। पहले क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत में, देखिए भारत में जितना सिपाही थे, देखिए पहले पानी पी लेते हैं। देखिए आगे देखिए क्या है कि सन 1857 की क्रांति, उस समय भारत के जो भी सिपाही थे,
अंग्रेज का सिपाही कम था और भारत का सिपाही ज्यादा था, ठीक है। तो जब भारत का सिपाही ज्यादा था तो जो भारतीय सिपाही जो थे उनके अपेक्षा में अंग्रेज सिपाही को ज्यादा वेतन और भारतीय सिपाही से भेदभाव किया करते थे। क्या करते थे? भेदभाव किया करते थे। किससे? भारतीय सैनिक से। और आप भारतीय सैनिक से अपेक्षा में अधिक गुना जो अंग्रेज सिपाही थे उनको बड़े बड़े पद और ज्यादा उनको क्या देते थे? वेतन देते थे। और भारतीय सिपाहियों को कम वेतन देते थे। जो भारतीय सिपाही थे, पैदल सिपाही थे उनको 7 रुपया, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो पैदल सिपाही थे उनको 7 रुपया दिया देते थे और जो घोड़सवार सिपाही थे उन्हें 27 रुपया दिया जाता था, ठीक है। और जो भारतीय सिपाही थे उनको कम वेतन दिया जाता था, ठीक है। जो घोड़सवार सिपाही थे उनको 27 रुपए और जो पैदल सिपाही थे उनको 7 रुपए दिया जाता था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता था कि जो भी मतलब जो ब्रिटिश जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर किसी का भी शासन हो, भारत का जो सैनिक थे, मतलब जो भी भारत का जो सैनिक थे वो क्या करने लगे कि उनमें जॉब करने लगे। क्या करने लगे? कंपनी में, मतलब उनका जो सैनिक रहता था उनको लड़वाने के लिए, भारतीय सैनिक को लड़वाने के लिए जाते थे। तो इनका जो रास्तव था, मतलब घर में आर्थिक स्थिति थी तो ये सब नौकरी कर लेते थे। पर नौकरी करते थे तो जो अंग्रेज का जो रहता था, मतलब अंग्रेज जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी रहता था वो भारतीयों को कम छोटा देता था। हवलदार का देता था और सूबेदार का देता था, जिनके अपेक्षा में हवलदार और सूबेदार बहुत छोटे सिपाही रहते थे, समझे। तो ये बात थी। और जो अंग्रेज था उसको ज्यादा वेतन दिया जाता था और ज्यादा बड़ा बड़ा पद दिया जाता था। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था इस समय कि उसी समय पहले से तो ये सब अंग्रेज पर बहुत गुस्सा थे। और उसी समय क्या आया, एक जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो ये सबको बोला था, क्या मतलब युद्ध हुआ कि तुम लोग समुद्र के पार जाके लड़ाई करोगे। तो उस समय क्या हुआ, हिंदू धर्म को समुद्र के पार जानता, अगर हिंदू धर्म का जो भी सिपाही था उस समय क्या मानता था, ये अंधविश्वास था उन लोगों का कि समुद्र पाप करना पाप है। समुद्र अगर पार करेंगे हम तो वो पाप है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग आंदोलन करने लगे। फिर इसी समय 1857 की क्रांति का इसी समय क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से 10 मई 1857 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर पश्चिम बंगाल, क्या हुआ था कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। उस समय अंग्रेज ने क्या किया कि मतलब समुद्र पार करने से तो ये सब इनकार कर दिया और विद्रोह भी करने लगे। तो उसी समय क्या किया अंग्रेज ने कि एक ऐसा क्या किया था कि एक ऐसा मतलब लाया भारत में राइफल चर्बी वाला, ठीक है। क्या लाया था? राइफल, एनफील्ड राइफल चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इसमें क्या हुआ था चर्बी, गाय और सुअर के चर्बी से बनाया होता था। एक राइफल रहती थी, उसके ऊपर में एक कागज का खोल चढ़ाया होता था मोटा सा, और कागज का जो खोल बनता था वो गाय और सुअर का चर्बी से बना होता था। तो यही लोग ने क्या किया कि, और जब अंग्रेज यहाँ आए तो सबका धर्म परिवर्तन करवाने लगे, सबको ईसाई बनाने लगे। तो भारतीय सोच से उस समय ही लड़ा गया था 1857 की क्रांति में। हिंदू मुसलमान दोनों एक होके लड़े थे, क्योंकि हिंदू का जो धर्म है वो क्या करते हैं कि गाय को पवित्र मानते हैं, ठीक है। और मुसलमान जो धर्म है वो ये मुसलमान का जो धर्म है सुअर को वर्जित मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ने क्या किया कि 1857 में ये दोनों ने क्या किया, बहुत दोनों मिल गया। उसके बाद फिर क्या किया कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व संभालने लगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, पूरा लड़ाई इन्होंने करने लगा था, ठीक है। तो ये हुआ था इस समय, जो यही तत्कालीन कारण था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इन्होंने ये लाया था अंग्रेज यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ था। देखिए क्या है, अब 1857 ईस्वी की सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ
से 10 मई 1857 और 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल। फिर छावनियार के बहुत जगह पर क्या होने लगे? नेतृत्व संभालने लगे। जिसका जिसका अंग्रेज ने क्या किया था कि भू राजस्व अपने हथियार लिया था वो सब। फिर क्या करने लगे कि वो सब क्या करने लगे कि अंग्रेज को भगाने का प्रयत्न करने लगे, यहाँ से नेतृत्व करने लगे। तो बैरकपुर में पश्चिम बंगाल में जो मंगल पांडे था, ठीक है, बैरकपुर में जो पश्चिम बंगाल का जो मंगल पांडे था एक अछूत था, ठीक है, अछूत था। उसको क्या बोला था, मतलब क्या हुआ था कि उसको जो रोटी था और लोटा था पानी नहीं पीने दिया था। तो वही बताया था कि देखो जो तुम लोग का वहां पर सन 1857 की क्रांति हो रहा है उसमें जो ये क्या आया है एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग गाय और सुअर का उसमें तुम लोग खोलते हो दांत से उसको, उसके बाद कारतूस भरते हो। तब मंगल पांडे को पता चला। उसके बाद इसने क्या किया था कि 1857 मेरठ से 10 मई 1857 को इसने विद्रोह किया और इनकार कर दिया ये राइफल इनफाइल्ड राइफल लेने के लिए। तो अफसरों का दबाव डालने के लिए अफसरों ने क्या किया, इस पर दबाव डाला कि तुम ये गोली को चलाओगे, मुंह से निकालोगे, मतलब तोड़ोगे। तो इसने क्या किया कि अपने ही अंग्रेज अफसर पर हमला बोल दिया। अंग्रेज अफसर पर जब हमला बोल दिया तो तुरंत क्या किया, मंगल पांडे को तुरंत क्या किया कि फांसी पर लटका दिया गया और यहीं से पूरा भारत में हो गया हंगामा। उसके बाद फिर सब क्या करे कि 1857 की क्रांति में भाग लेने लगे। आगे मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नोट, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक राजनीतिक धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों का प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। नोट करने वाली बात तो बता दिया। अब है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसी के समय में 1857 का विद्रोह होता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पाम स्टर्न था।